हेलो स्टूडेंट्स, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा लोक प्रशासन से एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक प्रशासन से संबंधित बिंदुओं पर यह वीडियो तैयार कर रही हूँ। जो विद्यार्थी एमए लोक प्रशासन उत्तरार्ध में हैं, उनकी पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सामाजिक नियोजन का अध्ययन कर रहे हैं। विगत वीडियो में हम नियोजन शब्द का अर्थ समझ चुके हैं। नियोजन को हमने परिभाषा में मिलेट और सेकलर हेडसन ने नियोजन को किस तरह समझाया, ये हमने समझा। नियोजन का अर्थ समझने के बाद हमने सामाजिक नियोजन का अर्थ समझा कि हम सामाजिक प्रशासन में जिस सामाजिक नियोजन की बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, उसका निहितार्थ क्या है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक नियोजन की आवश्यकता पर बात करेंगे। हम सामाजिक नियोजन के बारे में समझ चुके हैं कि सामाजिक नियोजन क्या है। हमने समझा कि सामाजिक नियोजन सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला नियोजन है। मतलब कि सामाजिक नियोजन के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि हम सामाजिक समता या सामाजिक न्याय स्थापना के लिए किन किन कार्यों को करें ताकि हमारे सामाजिक लक्ष्य प्राप्त हो सके। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे जिनके अंतर्गत या जिनको दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक नियोजन किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात है लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व। हम सब लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के बाद राज्य की अवधारणा में जो परिवर्तन आया उसके अंतर्गत पुलिस राज्य या 18वीं शताब्दी के हस्तक्षेपवादी राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया और आज दुनिया के अधिकांश राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। जब कोई देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है और लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को संपादित करता है तो उस राज्य में व्यक्ति, परिवार और समाज के कल्याण के लिए राज्य उत्तरदायी होता है। राज्य सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का विकास हो। राज्य सुनिश्चित करता है कि परिवार और समाज का विकास हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य पालने से लेकर शमशान तक अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जब लोक कल्याणकारी राज्य के पास दायित्वों की अभिवृद्धि इस तरह हो गई है कि मानव जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहा है। राज्य मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित हो गया है। प्रत्येक पक्ष से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में समाज कल्याण के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। जब तक राज्य सामाजिक नियोजन नहीं करेगा तब तक लोक कल्याणकारी राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य के प्रसार के साथ साथ सामाजिक नियोजन की आवश्यकता बढ़ती गई और अब आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ हैं वहाँ राज्य के केवल राजनीतिक कार्य नहीं हैं, राज्य केवल सुरक्षा से संबंधित कार्य नहीं कर रहा है, वरन राज्य सामाजिक न्याय के लिए भी प्रयासरत है। जब राज्य सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए प्रयासरत होता है, राज्य का लक्ष्य होता है सामाजिक समता की स्थापना करना, न्याय की स्थापना करना, तो ऐसे में राज्य के दायित्व बढ़ते हैं और राज्य को
ठीक ढंग से कार्य करने के लिए, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियोजन की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियोजन की आवश्यकता का एक और बिंदु है कि परिवर्तित सामाजिक और आर्थिक परिवेश। आज जो समाज की परिस्थितियां बदल गई है, आज जो हमारी इकोलॉजी में परिवर्तन आया है, न केवल सामाजिक दृष्टि से वरन आर्थिक दृष्टि से भी, तो उसमें जन आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है। आपके दिमाग में प्रश्न पैदा हो सकता है कि हमारी सामाजिक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया है। आप देखिए, एक दृष्टि डालिए सामाजिक परिवेश पर कि हम छोटे छोटे उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। अब संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, व्यक्ति एकल परिवार में रहने लगा है, तो जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब उनके कल्याण की बात है, उनके अच्छे जीवन स्तर की बात है, तो ये राज्य का दायित्व हो गया है कि राज्य बुजुर्गों को अच्छा जीवन दे। अब राज्य के प्रति ये आकांक्षा बढ़ गई है कि जो संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण या शिक्षा और रोजगार का जिस प्रकार प्रसार हुआ है कि बच्चे आज घरों से दूर रह रही हैं, तो फिर माता पिता के दायित्वों को कौन निर्वहित करे, ये जन आकांक्षा में वृद्धि हुई है। ऐसे ही आर्थिक परिवेश में जो परिवर्तन आया है, कैसे परिवर्तन, रोजगार की आवश्यकता और हो गई है, हमें रोजगार चाहिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, यदि महंगाई को कम करना है, आर्थिक विकास करना है, मंदी के दौर से बाहर निकलना है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। जनता सरकार की तरफ देखती है कि अगर मंदी का दौर आ रहा है, यदि महंगाई हो रही है, तो किस प्रकार हम इस महंगाई से मुक्त हो सके। सरकार हमारे सामने ऐसी नीतियां दे, ऐसी योजनाएं बनाए ताकि हमारा आर्थिक विकास हो सके, हमें महंगाई से मुक्ति मिल सके, मंदी के दौर से हम बाहर आ सके। हमारा आर्थिक विकास जितना ज़्यादा होगा, हमारा जीवन स्तर उतना ही ज़्यादा उन्नत होगा। तो चाहे सामाजिक परिवेश की बात करें या आर्थिक परिवेश की बात करें, जनता राज्य की तरफ देखती है और ऐसी स्थिति में राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है कि राज्य सामाजिक नियोजन करे। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं को अभिप्रेरित करने के लिए भी सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है। राज्य के कार्य असीमित है, विशेषकर जब एक राज्य लोक कल्याणकारी अवधारणा को अपना लेता है। जहां जहां लोक कल्याणकारी राज्य होंगे, राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। राज्य स्वयं अकेला उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः राज्य में समाज सेवी संस्थाओं का महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान, इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगा, तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास भोज्य सामग्री नहीं थी, जिनके लिए भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। तो समाज सेवी संस्थाओं ने उन तक भोजन की व्यवस्था की, राशन पहुंचाया। या आपने देखा कि श्रमिक अपने घर जाने के लिए परेशान है, समाज सेवी संस्थाओं ने उनको घर पहुंचाने के प्रयास किए और उसमें सफल हुए। तो समाज सेवी संस्थाएं अपने योगदान से राज्य के कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। और जब समाज सेवी संस्थाएं मुखर रूप से कार्य करती है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक लक्ष्य ज़्यादा पूरे होते हैं और जल्दी पूरे होते हैं। तो सामाजिक नियोजन के माध्यम से राज्य प्रयास करता है कि समाज सेवी संस्थाएं सामाजिक दायित्वों का स्वप्रेरणा से पूर्ण करे, निर्वहन करे। और ये समाज सेवी संस्थाएं इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित तब होती है जब सामाजिक नियोजन में उनको पहचान मिले, उनको अनुदान मिले और सरकार भी उनको सहयोग करे। परस्पर है कि समाज सेवी संस्थाएं राज्य को सहयोग करे और राज्य समाज सेवी संस्थाओं को सहयोग करे। तो सामाजिक नियोजन होगा तभी समाज सेवी संस्थाएं आगे बढ़कर राज्य को सहयोग करेगी और सामाजिक विकास में राज्य का साथ देते हुए अपना योगदान
देगी। तो समाज सेवी संस्थाओं को अभिप्रेरित करने के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। फिर हम देख रहे हैं कि एक तरफ सामाजिक विकास की बात हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याएं बढ़ गई है। अब ये जो बढ़ती हुई सामाजिक समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए जरूरी है कि नियोजित विकास किया जाए। क्या सामाजिक समस्याएं बढ़ गई है? आप अपने आसपास में देखिए कि विज्ञान का विकास हो रहा है पर अंधविश्वास समाप्त नहीं हो रहे हैं। शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा के लिए बहुत अभिप्रेरित किया जा रहा है, उसके बावजूद निरक्षरता कायम है। जेंडर समता की बात की जा रही है, लेकिन घरेलू हिंसा फिर भी है। तो जो हमारी जड़ों में सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो लिंग भेद को लेकर हो, चाहे वह जातिगत असमानता या अशोभनीय व्यवहार को लेकर हो, या संप्रदाय के नाम पर हो, ऊंच नीच का भेद, अमीरी गरीबी का भेद हो, बहुत सारे कारण हैं जहाँ सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है। दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज हत्याएं हैं, घरेलू हिंसा है। ये जो सामाजिक समस्या हमें दिख रही है, बाल श्रम है, बाल विवाह है। इन सामाजिक समस्याओं को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक विकास अपूर्ण होगा। हम सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे जरूरी है कि राज्य सामाजिक नियोजन करे, नियोजित विकास की बात करे। राज्य लक्ष्य निर्धारित करे कि हमें बाल श्रम को समाप्त करना है, उसकी कार्य योजना तय करे। हमें बाल विवाह समाप्त करना है, उसकी एक कार्य योजना तय करे। और जब तक ये नियोजित नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं का उन्मूलन नहीं होगा। इतने कानून बने हैं, आप उन कानूनों के बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे। इतने कानून बनने के बावजूद सामाजिक समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, कम हुई है। कानूनों के डर से लोग थोड़ा पीछे एक कदम हुए हैं, लेकिन फिर भी बाल विवाह का प्रतिशत कम हुआ होगा, लेकिन बाल विवाह कायम है। बाल श्रम कम हुआ होगा, पर बाल श्रम कायम है। भिक्षावृत्ति कायम है। तो अब ऐसी स्थिति में जरूरी है कि सामाजिक नियोजन को अपनाया जाए और नियोजित ढंग से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि राज्य नियोजित विकास करे। और अंत में सामाजिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम आर्थिक और सामाजिक विकास में समन्वय स्थापित कर सकें। सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तभी समाज में मनुष्य का, व्यक्ति का और परिवार का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जब आर्थिक विकास होगा तो शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठेगा। जब जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, या दूसरे उदाहरण के तौर पर हम शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाएंगे, तो ये शैक्षणिक स्तर सामाजिक विकास को उन्नत करने में सहायक होगा। तो ये जरूरी है कि नियोजित आर्थिक विकास के द्वारा सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे सामाजिक विकास होगा। अंधविश्वास तुलनात्मक रूप से गरीब घरों में ज़्यादा है। आप विद्यार्थी जानते होंगे कि जैसे डाम लगाना कुप्रथा है, डायन कुप्रथा है, ये गरीब घरों में ज़्यादा है। आर्थिक विकास जब होगा तो निश्चित रूप से इन समस्याओं पर लगाम लगेगा। आर्थिक विकास ज़्यादा होगा तो जैसा कि हमने अभी बात की कि शिक्षा का प्रसार भी ज़्यादा होगा, और तब एक समन्वय स्थापित करना आवश्यक होगा कि सरकार आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास को गति प्रदान करे। और ये तब होगा जब सरकार सामाजिक नियोजन करे। नियोजित ढंग से आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और अगर आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में समन्वय स्थापित ना किया जाए तो विकृतियां पैदा होगी। धन अगर विकास करता है, अर्थ अगर विकास करता है,
तो अर्थ के कारण विकृतियां भी जन्म लेती है जो समाज में शोषण को बढ़ावा दे सकती है और देती है। अपने आसपास के माहौल को आप देखिए तो अर्थ के कारण जिन लोगों के पास पैसा है वो गरीब का शोषण कर रहे हैं और ये हमेशा होता आया है। इससे जरूरी है कि सरकार नियोजित ढंग से ऐसे प्रयास करे कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में समन्वय हो। तो सामाजिक नियोजन की ये मूलभूत जरूरतें हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सरकार सामाजिक नियोजन करे। इस पॉइंट को आप किताबों में पढ़िए। हम अगला पॉइंट अगले वीडियो में समझेंगे और इन बिंदुओं में बहुत सरल है वैसे तो, फिर भी इन बिंदुओं में अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं।